हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप सब पेज नंबर 215 पर आएंगे। अच्छा, हमने ना क्या स्टार्ट करा था, द कंपनी से 2013 स्टार्ट करा था पेज नंबर 215 पर। क्या आप सबको याद है ना? आज उसमें से क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आज हम पढ़ेंगे कुछ तरह की कंपनीज के बारे में। सबसे पहले आप सबको जो आना पड़ेगा वो आना पड़ेगा गली नंबर 223 पर। वहाँ ना आपको सबसे पहले दिखेगी प्राइवेट कंपनी। देखो, दिख पा रही है ना? चलो आओ जरा प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो आप सब सामने वाली गली में एक हेडिंग बनाएंगे, प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 68। तो आप सब एक हेडिंग बनाओ, प्राइवेट कंपनी, और सेक्शन लिखो 2 क्लॉज 68। चले, हम किसे प्राइवेट कंपनी कहेंगे? सवाल सबसे पहला ये उठता है कि हम प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे। तो जरा सुनो, जिस भी कंपनी के एओए में, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोलना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ में, ये 3 बातें लिखी होती हैं, ये 3 रिस्ट्रिक्शंस लिखी होती हैं, तो उस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कह देते हैं। यानी लिखो, प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी? ऐसी कंपनी जिसके एओए में कितने 3 रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉजेस होते हैं। यानी जिस भी कंपनी के एओए में ये 3 रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉजेस होंगे, मतलब 3 रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उस कंपनी को हम नाम दे देंगे क्या? प्राइवेट कंपनी। सर, रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 कौन सी होगी? रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉज 1 कौन सा होगा? तो जरा सुनना, रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 ये है जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने मेरे साथ फीचर्स में भी पढ़ी थी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पर क्या होती थी? हाँ, यही। तो ये देखो ना, ये लास्ट क्लास में आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? कि शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन देयर आर क्या? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो यानी पहली रिस्ट्रिक्शन तो यही है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचने पर क्या लगती हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस याद है ना? ये खा ले फिर चले जा अपने दोस्त के साथ घूमने। यानी आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप ये काम कर पाओगे। जैसे पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए तो कोई कंडीशन सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है, आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स वैसे ही बेच सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में आपको पहले कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप बेच पाओगे। तो वो कंडीशंस क्या हैं? वो एओए में लिखी होती है, और वो अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमारे को सिर्फ ये पता होता है कि प्राइवेट कंपनी की शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पर क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है ना? तो रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 की बात करूं तो वो क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने पर क्या होती हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहला पॉइंट समझ आ रहा है आपको? दूसरा, प्राइवेट कंपनी की दूसरी रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ मेंबर्स को लेकर। मेंबर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 ही हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। तो यानी सेकंड रिस्ट्रिक्शन जो प्राइवेट कंपनी में देखने को मिलती है वो ये है, रिस्ट्रिक्शन नंबर 2, क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। आपको ही बोलना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अपने कितने हो सकते हैं? 200। और जब हम 200 की काउंटिंग कर रहे होंगे, जब हम 200 की काउंटिंग कर रहे होंगे, तो हमें कुछ बातों का क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक्सक्लूड 200 में इन्हें बाहर रखेंगे, और इंक्लूड, या ऐसे इसको छोड़ो, एक्सक्लूड लिख लिया। इधर जरा सुनना, लेट सपोज आप जरा सुनना, आपको समझ आ जाएगा। ये मैं हो गया, ये अपना बंटी, और ये नीतीश, ठीक है। हम तीनों ने मिलाकर कंपनी का एक शेयर खरीदा है। हम तीनों ने मिलाकर कंपनी का एक शेयर खरीदा है। तो बताओ, हम तीनों को क्या कहेंगे? ज्वाइंट शेयर होल्डर्स। जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर एक शेयर खरीदते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट शेयर होल्डर। तो हम तीनों क्या हैं? ज्वाइंट शेयर होल्डर। तो बताओ, जब हम 200 लोगों की काउंटिंग कर रहे होंगे, कंपनी के 200 मालिक गिन रहे होंगे, तो इन्हें देखो, इस शेयर को कितनों ने खरीदा है? 3 ने। तो क्या हम 3 मालिक माने इनको, या एक ही माने? एक ही। यानी ज्वाइंट शेयर होल्डर्स shall be treated as one member। यानी ज्वाइंट शेयर होल्डर को हम क्या मानेंगे? एक ही मेंबर मानेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, ऐसे और नो, है ना। ज्वाइंट शेयर होल्डर को तो हम एक ही मेंबर मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ कंपनीज में ना पॉलिसी होती है कि अगर तुम्हें हमारी कंपनी का एम्प्लॉय बनना है, तुम्हें हमारी कंपनी का क्या बनना है? एम्प्लॉय। तो जरा ध्यान देना, तो तुम्हें हमारी कंपनी में एम्प्लॉय बनने के लिए हमारी कंपनी के शेयर्स भी खरीदने पड़ेंगे। तो ऐसी कंपनी में यानी जहां पर आप क्या हैं? एम्प्लॉय हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़े। तो इवन दो आप कंपनी के मालिक हैं, नौकर भी हैं और मालिक भी है, पर इस सेक्शन के लिए हम आपको मालिक नहीं मानेंगे, यानी 200 में से एक्सक्लूड कर देंगे। समझ आ रहा है आपको? यानी 200 की कैलकुलेशन करते वक्त एम्प्लॉइज हु बिकम्स मेंबर, एम्प्लॉइज हु बिकम्स क्या? मेंबर। कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए या एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी के मेंबर होने के बावजूद भी इस सेक्शन के लिए कंपनी के मेंबर नहीं माने जाओगे। यानी 200 की कैलकुलेशन करते वक्त उन एम्प्लॉइज को बाहर रखा जाएगा जो साथ में कंपनी के क्या भी बन गए हैं? मेंबर, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय प्लस मेंबर हैं और एम्प्लॉय होने की वजह से मेंबर है, तो उस केस में आपको 200 की कैलकुलेशन करते वक्त क्या करा जाएगा? एक्सक्लूड, मतलब मालिक नहीं माना जाएगा, सिर्फ इस सेक्शन के लिए। अदरवाइज तो पूरे कंपनी सेक्ट के लिए आप मालिक हैं, पर इस सेक्शन के लिए आपको मालिक नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, जरा सुनना, एक्स एम्प्लॉय। अब ये जरा सुनना, देखो आपने एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए आप एम्प्लॉय भी बन गए थे और मेंबर भी बन गए थे।
अब आपने जॉब छोड़ दी है, अब आपने जॉब छोड़ दी है, तो बताओ बेटा, आप अब कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, आपने जॉब लीव कर दी है, तो आप क्या कहलाओगे, कंपनी के एक्स एम्प्लॉय? बोलो यस और नो। लेकिन अभी भी कंपनी का शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, अभी भी कंपनी का शेयर आपके पास, तो इवन दो आप अभी भी मेंबर हो, पर 200 की कैलकुलेशन करते वक्त आप इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? देखो, आज मॉर्निंग में आकर हमने ना एक कंपनी स्टार्ट करी है जिसका नाम क्या है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज, तो बताओ वो क्या कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉजेस लिखे होते हैं? 3। मतलब 3 चीजों पर रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि आपके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, आपके शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन होगी। दूसरा, आपकी कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200, और 200 की कैलकुलेशन करते वक्त ज्वाइंट शेयर होल्डर को क्या मानेंगे? वन मेंबर मानेंगे, और एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय जो साथ में क्या भी हैं, मेंबर, उनको 200 की कैलकुलेशन से बाहर रखेंगे। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? यस और नो? अभी एक क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। रिस्ट्रिक्शन नंबर 3, बेटा बोला तो यही जा रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन नंबर 3 है। बेसिकली ये है क्या? प्रोहिबिशन। मतलब ये तो आप कर ही नहीं सकते। बोला रिस्ट्रिक्शन जा रहा है, पर है ये क्या? प्रोहिबिशन। मतलब ये चीज तो आप कर ही नहीं सकते। सर क्या चीज हम नहीं कर सकते? ये लिखना, जरा आपको ये लिखना पड़ेगा, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी में शेयर्स, पब्लिक में शेयर डिबेंचर इशू करना आपको अलाउड ही नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन नंबर 3 समझ आइए आपको या नहीं आई है? हाँ जी आइए। प्राइवेट कंपनी के लोग पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। समझ आ रहा है आपको? तो क्या कह रहे हैं, प्राइवेट कंपनी पर क्या है? प्रोहिबिशन है। किस चीज की प्रोहिबिशन है? कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि हमारी सिक्योरिटीज क्या करो, सब्सक्राइब। समझ आ रहा है आपको या नहीं? यानी प्रोहिबिशन है ऑन द इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। आप पब्लिकली कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसके एओए में, बोलना पड़ेगा, ऐसी कंपनी जिसके क्या होते हैं बताओ? 3 रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉज होते हैं। पहला, उस कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन होती है। पहला, उस कंपनी की शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन होती है। और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200, और 200 की कैलकुलेशन करते वक्त ज्वाइंट शेयर होल्डर को क्या मानेंगे? 1 मेंबर, और एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉयज को क्या करेंगे? एक्सक्लूड। समझ आ रहा है? और तीसरा, आप क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। किस चीज के लिए इनवाइट नहीं कर सकते? कि आओ और हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो। समझ आ रहा है आपको? पक्का? अच्छा, अब ये लिखने के बाद नोट लिखना नीचे। लिख रहे हैं आप नोट? चलो अब सुनना, लिए लिखो सबसे पहले, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए आपके पास इतने की कैपिटल होनी चाहिए, उतने की कैपिटल होनी चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आपके पास इतनी कैपिटल तो होनी ही चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। नोट नंबर 1 समझ आया? यानी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट
नहीं है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? तो बेटा मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं। मैक्सिमम तो आपको पता कितने हो सकते हैं? तो लेकिन मिनिमम क्या बोला हुआ है, तो लिखो जरा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? 2। क्या आपको पॉइंट समझ आया या नहीं आया? अच्छा, फिर अगला पॉइंट लिखना है, ये अभी आप लिख लो, थोड़ी सी देर बाद आपको 100% समझ आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी और ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। मतलब ये 2 कंपनीज भी प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट होती हैं। ये कौन सी कंपनीज होती है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है, हम पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में, पर अभी आपको लिखना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी और ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है। और अगला पॉइंट अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो ये है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको अपने नाम के एंड पर प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है। ठीक है। तो यानी अगला नोट आप लिखेंगे सफिक्स। सफिक्स मतलब नाम के एंड पर क्या लिखा जाएगा। हर प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड पर क्या लिखा जाएगा? या तो लिखा जाएगा प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी लिमिटेड या पी ब्रैकेट में लिमिटेड। आप पॉइंट समझ रहे हो? इस तरीके के आपको शब्द दिखने चाहिए एट द एंड ऑफ नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड पर ये सब आपको दिखेगा। चलो यहां तक का पॉइंट समझ आया? आओ जरा एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको 100% बात समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन आंसर बुक में पेज नंबर 182 पर होगा। आपको बुक दी गई है ना क्वेश्चन आंसर वाली, उसमें पेज नंबर 182 पर होगा क्वेश्चन नंबर 18। आओ जरा पढ़ते हैं। कह रहे फ्लोरा फोना लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। देखो एक कंपनी थी फ्लोरा फोना कंपनी, जो कैसे रजिस्टर्ड हुई थी? एज अ पब्लिक कंपनी। और इस कंपनी में, पब्लिक कंपनी में तो कोई नंबर ऑफ मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन होती ही नहीं है। ठीक है ना। तो देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी एज नोटेड बिलो। और देखा गया इस पब्लिक कंपनी में यानी फ्लोरा फोना लिमिटेड में कितने मेंबर हैं? 230 मेंबर्स हैं, यानी 230 मालिक हैं। ठीक है। जिसमें से 190 मालिक कौन है? डायरेक्टर्स और उनके रिश्तेदार। 15 एम्प्लॉयज मालिक हैं और एक्स एम्प्लॉयज कितने? 10 हैं उसमें। और 5 कपल्स हैं जिन्होंने मिलकर 5 कपल्स मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर एक एक शेयर खरीदा हुआ है। तो टोटल वो कितने लोग हो गए? 10। लेकिन इन 10 लोगों ने शेयर कितने खरीद रखे हैं? 5। ठीक है। और उसके अलावा कुछ बाहर के बंदे भी हैं, 5 अदर मेंबर भी हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहे हैं कि हमारी पब्लिक कंपनी को हम क्या बना लेते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना अलाउड है या नहीं। यानी आप पब्लिक कंपनी से अपने आप को प्राइवेट कंपनी बना सकते हो या नहीं, यहां पर यह सवाल उठ रहा है। तो जवाब होता है ऐसा करना अलाउड है, लेकिन प्रोवाइडेड आप प्राइवेट कंपनी वाली तीनों बातें फुलफिल कर दो। तो बताओ यहां पर लेकिन कंपनी के कितने मेंबर हैं? 230। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें एडवाइस करो। आपसे एडवाइस मांग रही है, ठीक है ना, कि क्या हमें अपने नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे या नहीं। तो अब जरा सुनना, हमें नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे या नहीं, उसके लिए पहले हमें सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से क्या करना पड़ेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से नंबर ऑफ मेंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बताओ डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव 190, एम्प्लॉइज को क्या करते हो आप? हमने 230 लोगों को लाइन में लगा दिया,
तो पहले 190 को कहा हाँ तुम तो भैया हो कंपनी के मेंबर, फिर अगले क्या थे 15 एम्प्लॉय, मैंने कहा तुम साइड हो जाओ भाई, 200 में तुम्हें काउंट तो तुम नहीं लोगे। फिर ये कुछ बंदे उसके बाद जो 10 लोग खड़े हुए थे वो क्या थे एक्सेल में, मैं कहा तुम्हें भी क्या करना है एक्सक्लूड। फिर 5 कपल्स खड़े हुए थे जॉइंट शेयर होल्डर, तो मैंने 2 को पकड़ा, 1 माना, अगले 2 को पकड़ा, 1 माना, अगले 2 को पकड़ा, 1 माना, अगले 2 को पकड़ा, 1 माना। इसी तरीके से कितने लोग हैं 10 लोग हैं, पर माने क्या जाएंगे और 5 ही हैं, तो टोटल कितने हो गए। तो यानी सेक्शन 2 क्लॉज 68, वैसे कंपनी में 230 मालिक हैं, पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से 200। अब आप बताओ क्या इनको नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने की जरूरत है या नहीं है। आवाज में दम नहीं है या नहीं है। हाँ जी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 200 रख सकते हो, 200 तक ही है। तो ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है therefore there is no need for reduction in the number of members since existing number of members are 200 which does not exceed the maximum limit of 200। क्या आपको समझ आ गया पक्का वाला, यस और नो, है ना। तो हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन जो कवर्ड हुआ है वो हुआ है प्राइवेट कंपनी, वो कवर्ड हुआ है क्या प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। बोलो समझ आया आपको या नहीं आया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी आप मेरी हेल्प करना। एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी और इसमें 245 मेंबर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूछ रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपसे पूछ रहे हैं अगर हो सकती है तो क्या हमें नंबर ऑफ मेंबर कम करने पड़ेंगे या नहीं, हमें अपने नंबर ऑफ मेंबर कम करने पड़ेंगे या नहीं। तो आप बताओ हमें पहले सेक्शन किसके हिसाब से 2 क्लॉज 68 के हिसाब से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बताओ 190 का 190, अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा एक्स एम्प्लॉय और अदर्स कितने हैं 20, लेकिन 20 में से 10 क्या हैं इन द नेम ऑफ क्या अदर्स इंक्लूडिंग 10 ज्वाइंट होल्डर्स, होल्डिंग शेयर्स क्या ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ क्या फादर एंड सन। तो बताओ बेटा, तो इनको बताओ है ये ज्वाइंट शेयर होल्डर, पर माने क्या जाएंगे, मतलब 20 माने जाएंगे या 10। तो देयरफॉर इनके कितने हो गए बताओ। तो इनको रिडक्शन करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है ना। तो एबीसी लिमिटेड व्हेन कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर एज द नंबर ऑफ मेंबर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनी इज फुलफिल्ड, दैट इज मैक्सिमम ऑफ क्या। समझ आ गया आपको, हाँ जी। अच्छा इस सेक्शन के लिए 200 है, बाकी पूरे कंपनी सेट के लिए कितने माने जाएंगे 245 मालिक। सिर्फ इस सेक्शन के लिए आपको मालिक नहीं माना जा रहा, अदरवाइज पूरे लॉ के लिए आपको क्या माना जाएगा मालिक माना जाएगा। क्या आपको यहां तक का पॉइंट समझ आ गया 100%, ठीक है जी, वेरी गुड। चलो अब आगे बात करते हैं। आप अगले पेज पर आओ, गली नंबर 224 पर, और वहां पर एक हेडिंग बनाओ पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 71। तो प्राइवेट का क्या था सेक्शन 2 क्लॉज 68, तो फिर पब्लिक का क्या है सेक्शन 2 क्लॉज 71। कह रहे पब्लिक कंपनी कौन सी होगी, सीधी सी बात बताऊं, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सारी क्या है। पहला पॉइंट समझ आया। पब्लिक कंपनी मींस विच इज नॉट अ, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सारी क्या है पब्लिक कंपनी। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ क्या पब्लिक कंपनी। एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम क्या मानकर चलेंगे। क्या आपको बातें समझ आई है या नहीं आई है।
यानी जो कंपनी प्राइवेट नहीं है उसे हम पब्लिक कंपनी का नाम दे देंगे। अच्छा, एक चीज मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी। पहले आप ये लिख लो, पॉइंट नंबर 2, ये सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। कुछ समझ आ रहा है आपको? अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, आने वाले टाइम में ना हम दो तरह की कंपनी पढ़ेंगे, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी। मैं थोड़ी सी आपको नोटिंग नहीं करनी, जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको कराऊंगा ही। आपको बस 2 मिनट समझना है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखो, होल्डिंग कंपनी और प्राइवेट और सब्सिडरी कंपनी कोई अलग तरह की कंपनी नहीं है, ये दो कंपनी में एक रिश्ता है जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आप क्या कहते हो, ये मेरे फादर है और मैं इनका बेटा हूं, तो आप क्या कह रहे हो, ये पिताजी हैं और मैं उनका बेटा हूं, तो ये पिताजी और बेटा एक रिश्ते का नाम है। समझ आ रहा है आपको? आप क्या कह रहे हो, यार ये मेरी सिस्टर है, हम दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये भाई बहन एक रिश्ते का नाम है। आप कह रहे हो ये हस्बैंड वाइफ है, ये भी एक रिश्ते का नाम है। तो दो लोगों के रिश्ते के नाम दिए जाते हैं। वैसे ही दो कंपनी में अगर ये रिश्ता बनता है तो इनको भी एक नाम दिया जाता है कि यार इनके बीच में ये रिश्ता है। समझ आ रहा है आपको? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है जेठालाल लिमिटेड और एक कंपनी है बबीता जी लिमिटेड। बबीता जी लिमिटेड में 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और इस 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से 70,000 शेयर्स तो किसके पास है, इस कंपनी के। समझ आ रहा है आपको? तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जेठालाल के पास इस कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स हैं या नहीं है? मोर देन 50% शेयर्स भी कह सकते हो, वोटिंग पावर भी कह सकते हो। यानी जेठालाल के पास इस कंपनी की मोर देन 50% ऑफ द क्या है, वोटिंग पावर। तो जिसके पास है उसका उस कंपनी पर क्या है, होल्ड, तो इसको कहेंगे होल्डिंग कंपनी। इसको हम क्या नाम देंगे? तो सर फिर बबीता जी लिमिटेड को क्या देंगे बताओ? सब्सिडरी कंपनी। तो यानी इसको मैं सब्सिडरी कंपनी कहूंगा। जिस कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर वाले शेयर्स होते हैं, तो जिसके पास है वो होल्डिंग कंपनी और जिसमें है वो सब्सिडरी कंपनी। पॉइंट समझ आ रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? ये एक रिश्ते का नाम है। और ये रिश्ता कब बनता है? जब किसी के पास किसी दूसरी कंपनी के, जब किसी के पास किसी दूसरी कंपनी के क्या होते हैं, मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स। आ रहा है कुछ समझ या नहीं आ रहा? आओ जरा इसी में अब आप नोट करना, मैं आपको जो समझाऊंगा। मान लेते हैं कंपनी है एच लिमिटेड और उसके पास 5 कंपनीज के मोर देन 50% शेयर्स है, तो पांचों इसकी क्या होगी? आवाज में दम नहीं, पांचों इसकी क्या होगी? ठीक है ना? चलो, ये है ए लिमिटेड, ये है बी प्राइवेट लिमिटेड, ये है सी लिमिटेड, ये है डी प्राइवेट लिमिटेड और ये है ई प्राइवेट लिमिटेड। है क्या? बताओ बेटा, ए लिमिटेड है क्या? पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी? वैसे क्योंकि इसके नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड, तो देयरफॉर ये एक पब्लिक कंपनी है। अच्छा, बी प्राइवेट लिमिटेड ये क्या है? पहले यहीं तक रुकते हैं। पर मानी क्या जाएगी? मानी क्या जाएगी? देखो, ये तो पब्लिक है तो ये तो पब्लिक ही मानी जाएगी। ये है तो प्राइवेट, पर ये किसकी सब्सिडरी है? किसी
एच लिमिटेड की, किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरीज होती हैं चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, पर हमें उन्हें मानेंगे क्या, पब्लिक ही। देखो आपने लाइन क्या लिखी थी, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होंगी, इस डीम्ड वर्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो, आवाज में दम नहीं है आपके, बोलना पड़ेगा क्या, मानो या ना, मानना ही, क्या मानना पड़ेगा, उस सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी को क्या मानना पड़ेगा, आवाज में दम नहीं है, क्या मानना पड़ेगा, चाहे वो हो ही क्या प्राइवेट, पर हम मानेंगे क्या, समझ आ रहा है आपको। अब देखो सी लिमिटेड है क्या, तो मानोगे भी क्या, मजा तो डी प्राइवेट लिमिटेड का, डी प्राइवेट लिमिटेड है क्या, और बताओ है ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन ये सब्सिडरी किसकी है, तो इसको भी क्या मान लेंगे, समझ आ रहा है आपको। और ई प्राइवेट लिमिटेड है क्या, पर माना क्या जाएगा, क्यों पब्लिक माना जाएगा, क्योंकि ये सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरीज होती है, जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरीज होती है उन्हें भी पब्लिक कंपनी ही माना जाता है। तो पब्लिक कंपनी कौन कौन होती है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी होती है, और दूसरा पब्लिक कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज हैं वो सब भी क्या मानी जाती है, पब्लिक कंपनी ही मानी जाती हैं। अब ये एग्जाम्पल आप लिखकर दिखाती हैं, फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हैं। चलिए बोलो यस या नो। चलो फिर कुछ नोट लिखना है इसके नीचे। तो जो लाइनें दो आपने लिखी हैं वो आपको समझ आ गई। पहली क्या समझ आई है, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जो प्राइवेट नहीं होती, और जो पब्लिक कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज हैं उन्हें भी हमें क्या मानना ही है, पब्लिक, चाहे वो कुछ भी हो, पब्लिक हो या प्राइवेट, पर मानी तो दोनों ही केस में क्या जाएंगी, पब्लिक। बोलो समझ आया आपको या नहीं आया, पक्का ना। चलो नीचे कुछ नोट लिखना आप सब, जैसे क्या, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। दूसरा पॉइंट, क्या हमने पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कुछ मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए होती है कि इतने पैसे होंगे तो ही पब्लिक कंपनी खोल पाओगे, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि आपके पास इतने पैसे होंगे तो ही आप जो है क्या कहते हैं पब्लिक कंपनी खोल पाओगे, ऐसा नहीं है। यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल वाली रिक्वायरमेंट अब है ही नहीं। दो बातें समझ आ गई। पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल। दूसरा, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए थे, 2 और मैक्सिमम 200, यहां पर मिनिमम कितने होने चाहिए, 7। ऐसा मैं नहीं कहता, सेक्शन नंबर 3 कहता है। सेक्शन नंबर 3 कहता है कि पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7 लोग, और मैक्सिमम पर कोई लिमिट, तो ये भी लिख लो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7, पर मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है। और बताओ बेटा, पब्लिक कंपनी अपने नाम के एंड पर क्या लगाती होगी आपके हिसाब से, पब्लिक कंपनी अपने नाम के एंड पर क्या लगाती होगी, लिमिटेड, जबकि प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड पर, क्या आपको बातें समझ आ रही है। तो एक नोट और लिख लेना, सफिक्स। सफिक्स मतलब नाम के बाद हमें क्या लगाना होता है, या तो लिमिटेड या एलटीडी, लिमिटेड। पब्लिक कंपनी को नाम के एंड पर लिमिटेड लिखना जरूरी है, जैसे प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के एंड पर। कई बार आईसीआई ने बहुत इजी सा सवाल पूछा है, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने उस क्वेश्चन में से एक एक पार्ट आपको होमवर्क में भी दिया था। ये देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे एग्जामिन द फॉलोइंग वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट अलोंग विद द रीजंस। कह रहे नीचे दी गई बातें
सही है या गलत आपको बताना है, यानी सही गलत का फैसला आपको करना है। लेकिन जो भी फैसला आप ले रहे हैं उसके लिए आपको क्या भी देने पड़ेंगे, रीजन, यानी आपको बताना पड़ेगा अगर ये सही है तो वो क्यों सही है, और अगर ये गलत है तो फिर क्यों गलत है। ठीक है ना। तो जरा सुनना, पहला आपसे पूछते हैं कि ये सही है या गलत है। क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कह रहे कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो देयरफॉर वो कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट स्यू और बी स्यूड, ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ना वो किसी पर केस फाइल कर सकती है, ना कोई उस पर केस फाइल कर सकता है। आपको क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? हाँ जी, गलत है। तो ये क्या आ गया, इनकरेक्ट। अ कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना, और कंपनी का अपना एक वखरा क्या होता है, स्वैग, तो देयरफॉर कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है और कोई उस पर केस फाइल कर सकता है और वो भी किसी पर केस फाइल, समझ आ रहा है, क्योंकि कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन भी कर सकता है, एक्सेप्ट कितने ऐसे काम हैं, 5 ऐसे काम है जो कंपनी नहीं कर पाएगी, लाइक सेंड टू जेल, टेक ऑन ओथ, मैरी, प्रैक्टिस एज लर्न प्रोफेशनल और डाइवोर्स। ठीक है ना। तो कंपनी स्यू भी कर सकती है और कोई उस पर भी स्यू कर सकता है। तो ये बात को हम फर्स्ट बात को कहेंगे चल झूठी। समझ आ रहा है आपको। सेकंड क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आप बताओ ये बात ठीक है या गलत है, और जो भी बताओ उसके लिए बताना रीजंस क्या हैं, क्यों आप ऐसा कह रहे हो। कह रहे एक प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर्स व्हाइल अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर। क्या आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? ट्रू है ना। हाँ, तो ये करेक्ट है। ऐसा कौन कहता है, सेक्शन नंबर 3, कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 और प्राइवेट के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनी पर जा रहे हैं। चले फिर ठीक से। उस कंपनी का नाम है छोटी कंपनी। ठीक है, उस कंपनी का नाम है क्या, छोटी कंपनी। इसको लेकर थोड़ी सी आपको करेक्शन करवाऊंगा। पहले यहाँ 2 करोड़ जहाँ लिखा है ना, वहाँ 50 लाख लिख लो, और जहाँ ये 20 करोड़ लिखा है ना, वहाँ 2 करोड़ लिख लो आप, और यहाँ 4 कर लो, और यहाँ 40 कर लो। कुछ बातें स्टार्ट करें आपके साथ। आपने क्या करा, यहाँ 50 लाख लिख लिया, यहाँ 2 करोड़ लिख लिया, यहाँ 4 करोड़ लिख लिया, और यहाँ पर 40 करोड़ लिख दिया। चलिए स्टार्ट करें कहानी को, अब स्टार्ट करें। आओ जरा, आप सबको सामने वाली गली में एक हेडिंग बनानी है जिसका नाम क्या है, छोटी कंपनी। यानी जिस कंपनी को आप कह सकते हो इतनी सी तो है नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 85, सेक्शन 2 क्लॉज 85, छोटी कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 85। देखो मैं पहले आपको लिखवा देता हूं, लिखना, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, जिसकी क्या, पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, अप टू 4 करोड़, प्लस टर्नओवर क्या है, अप टू 40 करोड़, उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। ओ सॉरी, स्मॉल कंपनी कहते हैं, उसे हम स्मॉल कंपनी कहते हैं। तो हम स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, देखो सबसे पहली बात, उसका क्या होना जरूरी है,
प्राइवेट कंपनी बोलना पड़ेगा। सबसे पहली बात उसका क्या होना जरूरी है, यानी सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी बन सकती है, तो पहली कंडीशन ये होगी। दूसरा, वो एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, एक बार जकार लगाओ, जिसकी अप टू रुपीस क्या है 4 करोड़ एंड टर्नओवर क्या है अप टू रुपीस, आवाज में दम नहीं, अप टू रुपीस। तो अगर आप ये दो कंडीशन क्या कर देते हैं और ये तीनों कंडीशन क्या कर देते हैं सेटिस्फाइड, तो आपको कहा जाएगा कि आप छोटी कंपनी है। समझ आ रहा है आपको, पक्का ना? आओ जरा आपसे कुछ बात करते हैं। लेकिन कुछ तरह की कंपनीज को आप कभी भी छोटी कंपनी कहेंगे ही नहीं, यानी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको आप कभी भी क्या नहीं कहेंगे, छोटी कंपनी। तो यानी however following shall never be treated as क्या, इतनी सी तो है नहीं है, एज स्मॉल कंपनी। सर कौन कौन सी नहीं हो सकती? पहला, अगर आप होल्डिंग कंपनी हैं तो आप छोटी कंपनी नहीं हो सकती। दूसरा, आप सुनना जरा, दूसरा आप अगर किसी की सब्सिडरी कंपनी है तो फिर आपको कभी भी छोटी कंपनी नहीं माना जाएगा। तीसरा, आप एक पब्लिक कंपनी हैं, पब्लिक कंपनी कभी भी छोटी कंपनी नहीं कहलाएगी। फोर्थ, अगर आप अंडर सेक्शन 8 कंपनी हैं, आप अगर क्या है अंडर सेक्शन 8 कंपनी, मतलब आप एनपीओ हैं, यानी अगर आप एनपीओ वाला काम करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी आपको क्या नहीं ट्रीट करा जाएगा, छोटी कंपनी। और लास्ट एनी अदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, एनी अदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। देखो मैं आपको बताता हूं, कुछ होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जिनके लिए स्पेशली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अलग से बनता है। यानी अगर आप कोई कंपनी के रूप में है लेकिन आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में नहीं करा रखी, आपने जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने अपनी रजिस्ट्रेशन आरबीआई एक्ट 1934 में करा रखी है। एलआईसी के लिए स्पेसिफिक एक्ट है। तो यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जिनको आप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना अलग कानूनों में रजिस्ट्रेशन करा रखे, उनको भी कभी हम छोटी कंपनी नहीं मानेंगे। यानी जो गवर्न्ड बाय क्या है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एग्जांपल आरबीआई, ठीक है ना, एलआईसी, इनको और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। कह रहे इन सबको आप क्या नहीं मानेंगे, छोटी कंपनी नहीं मानेंगे। किसी को भी मान लो पर इन्हें मत मानना। तो इन शॉर्ट हमें मानना किसको है वो समझ आया? सुनो जरा, हमें मानना किसको है वो समझ आया? देखो पहले आप याद करो स्मॉल कंपनी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज, आवाज में दम नहीं है, सेक्शन 2 क्लॉज। तो हम स्मॉल कंपनी कहते हैं किसको है? ऐसी प्राइवेट कंपनी, एक बार आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, क्या? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू रुपीज एंड टर्नओवर अप टू रुपीज, उसको हम स्मॉल कंपनी कहते हैं। लेकिन 5 कैटेगरी ऑफ कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। चलो, हाउएवर फॉलोइंग शैल नेवर बी ट्रीटेड एज क्या? स्मॉल कंपनी। नीचे दी गई ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। पहला, अगर आप होल्डिंग कंपनी है किसी की, या फिर आप क्या है सब्सिडरी कंपनी है, या आप कौन है पब्लिक कंपनी है, या आप कौन है अंडर सेक्शन 8 कंपनी, और लास्ट, या तो आप ऐसी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट है विच आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, उनको भी क्या नहीं मानेंगे, छोटी कंपनी
नहीं मानेंगे। आओ जरा आपसे 2-4 क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछ रहे हैं कुछ बातें। कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो देयरफॉर एबीसी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 35 लाख, ठीक है ना, और टर्नओवर कितनी है 2 पॉइंट, तो क्या ये विद इन द लिमिट है या नहीं है? क्या होती थी बताओ, स्मॉल कंपनी क्या होती थी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या हो अप टू और टर्नओवर अप टू, तो बताओ अप टू 2 करोड़ ही है, अप टू 4 करोड़ ही है, ये 35 लाख मतलब 4 करोड़ के अंदर अंदर ही है, यानी जिसकी 4 करोड़ तक और टर्नओवर 40 करोड़ तक होती है, तो इसकी तो सब कुछ है, ये प्राइवेट कंपनी भी है, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ तक ही है और इसकी टर्नओवर भी 40 करोड़ के अंदर अंदर ही है। तो देयरफॉर आपसे पूछ रहे हैं वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ छोटी कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आपसे पूछ रहे हैं क्या ये छोटी कंपनी का स्टेटस ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? आप बताओ क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? दम नहीं है, बोलना पड़ेगा, है या नहीं है? हाँ यही तो आपसे पूछ रहे हैं। एंड ऑल्सो डिस्कस द मीनिंग ऑफ, फिर तो आपको स्मॉल कंपनी की बस डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। इन द इंस्टेंट केस सिंस द पेड अप शेयर कैपिटल क्या है 35 लाख एंड टर्नओवर क्या है, इट कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी एज बोथ द रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर आर फुलफिल्ड बाय द कंपनी। क्या कुछ समझ आया आपको या नहीं आया? अब बोलना आपको पड़ेगा बेटा, आया या नहीं आया? चलो फिर एक क्वेश्चन का आप मुझे बताना जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ो और मुझको जवाब दो, क्योंकि जवाब देने में आप बहुत आगे हैं। आज 2 जवाब पढ़ लिया आप सभी ने क्वेश्चन? चलो मैं अब आपसे डिस्कस करता हूं, आप देखना आपका जवाब क्या था। कह रहे एमएनपी एक प्राइवेट लिमिटेड है, तो देयरफॉर ये प्राइवेट कंपनी तो है। स्मॉल कंपनी बनने के लिए सबसे पहले जरूरी ही क्या है, आपका क्या होना, ठीक है ना। इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद अ पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, तो कितने तक अलाउड है, तो यानी ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। एंड टर्नओवर लेकिन इसकी कितनी है, कितने तक अलाउड थी, तो अब आपसे पूछ रहे हैं वेदर एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या? नो मीन्स नो, है ना। लेकिन कह रहे हैं व्हाट विल बी योर आंसर, अब आपका आंसर क्या होगा इफ टर्नओवर 30 करोड़ होती, तो फिर वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले पाती है या नहीं ले पाती? तो यानी फिर आप स्टेटस अवेल कर सकते हो। समझ आना स्टार्ट हुआ आपको या नहीं? स्मॉल कंपनी समझ आ गया। आज आपने मॉर्निंग से आकर 3 तरह की कंपनी पढ़ ली। पहली कौन सी पढ़ी? आण दो, पहली, अच्छा दूसरी और तीसरी, ठीक से। अब आप इधर आ जाओ, गली नंबर 225 पर आपको एक हेडिंग बनानी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। 225 पेज पर आपको एक हेडिंग बनानी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। Classification of company on the basis of access to capital. Classification of company on the basis of access to capital. तो आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तरफ आपको लिखना है लिस्टेड कंपनी, एक तरफ आपको क्या लिखना है, लिस्टेड कंपनी, तो दूसरी तरफ आपको लिखना है अनलिस्टेड कंपनी। एक तरफ आपको लिखना है लिस्टेड कंपनी और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, अनलिस्टेड कंपनी। बोलो ना, लिख रहे हैं आप सब? जो लिस्टेड कंपनी है उसका सेक्शन है 2 क्लॉज 52। एक बार आपको बोलना पड़ेगा, जो लिस्टेड कंपनी है उसका सेक्शन क्या है, ठीक है। करें कुछ बात डिस्कस।
सर आप लिस्टेड कंपनी किसको कहोगे? हम लिस्टेड कंपनी किसको कहेंगे? देखो, कोई भी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है, कहां पर लिस्ट होती है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस पर या रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, उस कंपनी को हम क्या देते हैं? कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। समझ आ रहा है आपको? आप लिस्ट वर्ड का मतलब समझ लो, रजिस्टर्ड। समझ आ रहा है? यानी जिस कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी रजिस्टर्ड होती है, कहां पर रजिस्टर्ड होती है? किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर या एक्सचेंजेस पर, उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? लिस्टेड कंपनी। समझ रहे हैं आप बात? क्या लिखा हुआ पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिस्टेड कंपनी कहां पर बता रखी? सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। जकारा आंट दो। सेक्शन, आवाज में दम नहीं है। सेक्शन, हम किसे कहेंगे? कह रहे इट इज अ कंपनी, लिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट सिक्योरिटीज, जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज क्या होती है? लिस्ट होती है। किस पर? ऑन एनी। समझ आ रहा है? हमारे देश में कितने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है? 7, जिसमें से 2 का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होता है, एनएससी और बीएससी। समझ आ रहा है? 7 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, कह रहे उनमें से किसी में भी अगर आपकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट है तो हम आपको क्या मान लेंगे? लिस्टेड कंपनी। समझ आ रहा है आपको? लिखो जरा, एनी कंपनी हुज any securities listed on RSC यानी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज is known as listed company, is known as क्या? लिस्टेड कंपनी, इज नोन एज क्या? लिस्टेड कंपनी। क्या आपको यहां तक का पॉइंट समझ आया? कह रहे कोई भी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है किस पर? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? लिस्टेड कंपनी के नाम से पुकारते हैं। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? लेकिन ना देखो, आप बताओ, मैं आपसे नॉर्मल में पहले थोड़ी सी डिस्कशन करता हूं, फिर मैं लिखवाऊंगा। देखो, 2 तरह की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको कंपनीज एक्ट की बातें माननी है और साथ में लिस्टेड कंपनी को सेबी के द्वारा बताई गई रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड हैं तो आपको सिर्फ क्या मानना है? सेबी की बातें आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होंगी, यानी आपको सेबी की रिक्वायरमेंट नहीं माननी। मेरा आपसे एक सवाल है, आपके ऊपर, मैं आपसे पर्सनल लेवल पर पूछता हूं, आपके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाना सही होता है या कम? आप सही ढंग से कब काम कर पाते हैं? अगर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है तो क्या आप सही ढंग से काम कर पाते हैं या नहीं? या आपको पसंद है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस? हाँ जी, नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, कि जो लिस्टेड एंटिटी होंगी उनमें उनको कंपनीज एक्ट की बातें भी माननी है, यानी कंपनीज एक्ट की रिस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर लगेंगी और सेबी के द्वारा बताई गई रिस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर लगेंगी। ठीक है ना? तो लोग, जहां रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है ना, वहां पर लोग अपना काम करने में इंटरेस्टेड कम होते हैं। तो लॉ ने क्या कहा? कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं, फिर भी हम उन्हें लिस्टेड नहीं मानेंगे। इससे क्या फायदा हुआ बताओ? उनको सेबी की बातें नहीं माननी, यानी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या होगी? कम होगी और वो अपना आसानी से काम कर पाएंगे। तो यानी ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस को देखते हुए हमारे इंडिया में काम करना क्या हो? मुश्किल या आसान? मजा नहीं आ रहा? मुश्किल या आसान? हमारे इंडिया में काम करना आसान हो, अपना बिजनेस खोलना आसान हो। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी? रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगाना या कम लगाना? तो इसलिए गवर्नमेंट ने बता दिया
कुछ कंपनीज को बता दिया तुम लिस्टेड हो ना, तब भी हम तुम्हें क्या मानेंगे, अनलिस्टेड। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर लिस्टेड होने के बावजूद भी हम तुम्हें अनलिस्टेड मान रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हें सिर्फ कंपनीज एक्ट की बातें माननी है, हमारी बातें, सेबी की बातें नहीं माननी। तो यहां पर यही बात है। आगे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज, सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड, जो ऑलरेडी लिस्ट है या जो लिस्ट होने जा रही है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड हमेशा कौन करता है, मैंने आपको बोला था ना, एक वर्ड आएगा लॉ पढ़ते पढ़ते, वर्ड क्या, प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या बनाएगी, रूल्स। याद आया आपको, आप घर जाके रिवाइज कर रहे हैं ना, पक्का ना, दिख रहा है, इधर आओ। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड, प्रिस्क्राइब वर्ड लॉ पढ़ते पढ़ते अगर आ जाता था तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको क्या दिख जाए, लॉ पढ़ते पढ़ते वर्ड दिख जाए क्या, प्रिस्क्राइब, तो इसका मतलब क्या है, इससे रिलेटेड क्या होगा, कुछ रूल्स। और रूल्स कौन बनाएगी, सीजी। लेकिन सीजी ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है किसको, तो कंपनीज एक्ट में किसको डेलीगेट कर रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ आ रहा है आपको, यस और नो? हाँ, तो इधर आओ फिर। तो देयरफॉर ये क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जो लिस्टेड हैं या लिस्ट होने जा रही हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें कह दिया है सेबी के साथ बातचीत कर कर कि इन्हें लिस्टेड नहीं मानना, तो उन्हें हम फिर लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। तुम लिस्टेड हो पर फिर भी तुम्हें लिस्टेड नहीं मानेंगे। जैसे तुम्हें अपने घर में भी कई बार फीलिंग आती है कि हम समझदार हैं पर हमें समझदार, तुम अच्छा समझदार हो या नहीं हो, पर बताओ आपके घर वाले आपको मानते हैं? हैं? नहीं ना, यही बात है। तुम लिस्टेड हो पर हम तुम्हें लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो इससे क्या होगा, कुछ कंपनी लिस्टेड होने के बावजूद भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। कौन सी कंपनीज, जिनको किसने कह दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसके साथ बातचीत कर कर, सेबी के साथ। समझ आ रहा है? However, certain class of companies shall not be treated as listed company which are prescribed by कौन, सीजी, इन कंसल्टेशन विद किसके साथ। सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में बात करी है कि यार हमें इन्हें नहीं मानेंगे? हाँ, वो करी है, वो हमें इंटर में पढ़ना है। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में, फाउंडेशन की बुक में नहीं, इंटर की बुक में दिखा देता हूँ आपको। अभी नोट कर लेना, 2 मिनट रुको। फाउंडेशन की बुक में नहीं बेटा, इंटर की बुक में जो है बता दिया गया है कि इन्हें मत मानना। ये देखो, गवर्नमेंट को कोई भी बात बतानी है तो वो कहां बताती है, देखो पहले हम इंटर की बुक से उठा रहे हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन, समझ आ रहा है, यानी जिस ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, उसे मैं क्या कहता हूं, लिस्टेड कंपनी। लेकिन प्रोवाइडेड सच क्लास ऑफ कंपनीज शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड, लेकिन कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। कौन सी क्लास ऑफ कंपनी को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे? इवन दो वो लिस्टेड है या लिस्ट होने जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया है, प्रिस्क्राइब, किसके साथ बात करके, सेबी के साथ, कि इनको मत मानना, तो हम उनको नहीं मानेंगे। समझ आ गया? तो आज तक क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कंपनीज बताई हैं? तो बताओ, गवर्नमेंट ने जो भी बात बतानी होती है जिसमें प्रिस्क्राइब वर्ड आ जाता है, तो प्रिस्क्राइब वर्ड आते ही आपको समझ आ जाना चाहिए इससे रिलेटेड क्या होगा, कोई रूल। ये देखो, फिर उन्होंने बता दिया ए, बी और सी। ये मैं इंटर की बुक दिखा रहा हूं, फाउंडेशन का कोर्स का पार्ट नहीं है। इन तीन कंपनीज को हम इन तीन सिचुएशन में हम लिस्टेड होने के बावजूद भी लिस्टेड नहीं मानेंगे, पर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हम इंटर में जाकर आपसे पढ़ेंगे इस चीज के, आपसे दोबारा पैसे लेंगे। ओके, आ जाओ।
यहाँ तक का पॉइंट समझ आया? पक्का ना? अच्छा, तो क्या ये नॉर्मल एक और बात बोली हुई है, ऊपर एक वर्ड होता है जिसकी कोई भी सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसी को ही आपने क्या देना है सिक्योरिटीज का मतलब। सिक्योरिटीज का मतलब वही है जो सिक्योरिटी का मतलब बताया गया सेक्शन 2 क्लॉज 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। और वहां पर क्या बताया गया कि आपको कौन सा मानना है, सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द SCRA। यानी सीधी सी बात है, यहां पर सिक्योरिटी का मतलब आप कौन सा मानना, जो सिक्योरिटी का मतलब बताया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ SCRA 1956 में। समझ आ रहा है? हमने क्या पढ़ा, चलो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने बोला यार हम कंपनीज को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। समझा रहा है आपको? तो हमने उसको अंदर दो पार्ट में डिवाइड करा, पहला लिस्टेड, दूसरा अनलिस्टेड। तो लिस्टेड कौन होती है, ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड होती है ऑन एनी RSC। कोई भी सिक्योरिटी जिसकी लिस्टेड होती है ऑन RSC। तो कौन सी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएंगे। समझ आ रहा है? तो कह रहे वो सिक्योरिटी का मतलब यहां पर जो इस डेफिनेशन में सिक्योरिटी का मतलब है वो कौन सा वाला है, जो सिक्योरिटी का मीनिंग बता रखा है सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ SCRA। समझ रहे हैं बात? तो यहां पर सिक्योरिटीज मीन्स securities defined under section 2 clause H of SCRA 1956। यहां पर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, यहां पर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज जो डिफाइन करेगी है सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ SCRA में। एक चीज का ध्यान रखना, जो क्लास में पढ़कर जा रहे हो उसके क्वेश्चन साथ साथ जो मैं मार्क करके आपको रोज गिफ्ट दूंगा वो सॉल्व जरूर करने हैं। आप सोचें कि हम बाद में करेंगे, ठीक है, तो मैं आपके माइंड में एक बात डाल दूं, आपको रोज क्लास के बाद होमवर्क करने ही करना है और एक ही मन में फीलिंग होनी चाहिए कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है ना? देर नहीं करनी, घर जाते ही होमवर्क निपटा देना है, फिर रिलैक्स होकर देखो। बताओ क्या होता है, अगर आप अपना काम कर लेते हो ना तो उसके बाद आप इंजॉय भी करोगे ना, आपको कोई ना आपको दिक्कत होगी ना आपके घर वालों को कोई दिक्कत होगी। समझ आ रहा है आपको? लेकिन अगर आप बिना काम करे अपना क्या कर रहे हो, इंजॉय, आपके भी माइंड में रहेगा और आपके घर वालों के माइंड में भी आप खटकेंगे। यार क्या आता है बुक्स फेंकता है, पूरा दिन पढ़ता ही नहीं है, हमारे तो पैसे वेस्ट कर। समझ रहे हो आप? यानी आपके पेरेंट्स भी क्या चाहते हैं कि पहले वर्क कर फिर एंजॉय कर। तो हम भी आपके सेकंड पेरेंट्स हैं, हम भी यही चाहते हैं और दुनिया भी आपसे यही चाहती है, अपना काम करके एंजॉय करो। अब बताओ, मैं नॉर्मल आपसे बात करता हूँ, मैं आपको पढ़ाकर आज का अपना काम करके गया, मैं बेटा शाम को रेस्टोरेंट वगैरह जा रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी मेरे को? ना मुझे कोई दिक्कत होगी, ना मेरे घर वाले कहेंगे कि यार चल अपना काम तो कर कर आया है। लेकिन अब दूसरा केस, मैं पढ़ाने की जगह सुबह रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तो घर वाले क्या कहेंगे, भाई कोई काम कर ले। पेरेंट्स से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता, आप मानते हो ना? वो भी आपको ताने मार देंगे अगर आप पढ़ोगे नहीं तो। समझ रहे हो? मतलब वो भी आपको, दुनिया तो जो हर चीज़ के लिए बोलती है, लेकिन जिस चीज़ के लिए पेरेंट्स बोले समझ लो यार वो चीज़ तो यार हमारे फायदे की है। दुनिया तो हर चीज़ के लिए बोलेगी, सही के लिए भी गलत भी। आप सही भी करोगे तब भी दुनिया बोलेगी, गलत करोगे तब भी बोलोगे, क्योंकि उनका काम है बोलना। ठीक है ना? लेकिन जिस चीज़ के लिए पेरेंट्स बोल दें तो समझ लो वो बात आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपना जाती ही बेटा होमवर्क कंप्लीट करो, खाना वाना खाओ, होमवर्क कंप्लीट करो, फिर उसके बाद जो मर्जी करते रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा लाइफ में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दो, फिर आपको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं होगा। मम्मी आपको कहेगी अगर कि यार पढ़ ले, तो आप क्या कहोगे, मम्मी कर तो लिया होमवर्क और क्या करूँ। लेकिन अगर होमवर्क नहीं करा होगा तो आपको लगेगा यार मम्मी सही कह रही है, यार कर ले तो होमवर्क। वैसे आपको लगता नहीं है कि पेरेंट्स सही कह रहे हैं, आपको लगता है आप ही सही कह रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो
जो अगर जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो आप यूज टू हो जाओगे ना, जैसी आदत बना लोगे वैसी बन जाती है। जैसे कईयों को बाहर के खाने की आदत होती है तो फिर वो बाहर का ही खा पाते, घर का नहीं खा पाते, और जिनको घर का होती है आदत वैसे होती नहीं है। चलो, जिनको सिर्फ घर की होती है वो बाहर का नहीं खा पाते। तो जैसी आदत बना लो, जो आप यूज टू हो जाओ। अगर आप ये बना लोगे ना मुझे जाती ही होमवर्क करना है, तो फिर आप जाकर करोगे भी होमवर्क, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, सर करते रहो, आगे बात करेंगे। चलो फिर अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपनी, जिसका नाम क्या है, अनलिस्टेड कंपनी। ये बहुत ही आसान है, जो लिस्टेड नहीं है वो सारी क्या है, समझ आ रहा है। यानी जैसे जो प्राइवेट नहीं होती थी उन्हें हम क्या मानते थे, पब्लिक, वैसी जो लिस्टेड नहीं है वो, यानी कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी इज नोन एज अनलिस्टेड कंपनी। कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी इज नोन एज अनलिस्टेड कंपनी। यानी जो कंपनी लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड है, सीधी सी बात है, नो बकवास है। चलो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनी पर चलते हैं। चले, इसी गली में आपको दिखेगी गवर्नमेंट कंपनी, इसी में आपको दिखेगी अगली क्या, गवर्नमेंट कंपनी। तो आपको एक हेडिंग बनानी है, गवर्नमेंट कंपनी। आपको एक हेडिंग बनानी है क्या, गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी। किसे कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी? बेटा किसी भी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कह देंगे अगर उस कंपनी की 51% ऑफ और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। हम उन सभी कंपनीज को गवर्नमेंट कंपनी कह देंगे जिसकी 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, सीजी, एसजी या सीजी प्लस एसजी। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? अभी मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये एक मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। इस एबीसी लिमिटेड के 1 लाख इक्विटी शेयर है, या मान लेते हैं 10 लाख रुपीस की पेड अप शेयर कैपिटल है। इस कंपनी की 10 लाख रुपीस की क्या है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन इसमें से 51% और मोर या मोर नहीं, मोर 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बताओ किसके पास है, इज हेल्ड बाय या तो कौन, सीजी या एसजी या एसजीज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर किसके पास, सीजी प्लस एसजी के पास। तो इस एबीसी लिमिटेड को हम क्या मान लेंगे? समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी क्या हो गया, ये लिखो, पहले बनाओ जरा, पहले चलो एग्जाम्पल बना लो। अगर किसी भी कंपनी की 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, सीजी, एसजी या सीजी प्लस एसजी के पास, तो उस कंपनी को क्या नाम दूं, गवर्नमेंट कंपनी। और एक और बात बताऊं आपको, अगर मान लेते हैं कोई कंपनी एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी है, ठीक है, मान लेते हैं ये पीक्यूआर लिमिटेड है और ये क्या है, सब्सिडरी ऑफ क्या, गवर्नमेंट कंपनी। यानी इसके एबीसी लिमिटेड के पास पीक्यूआर लिमिटेड के क्या है, मोर देन 50% ऑफ द
पेड अप शेयर, वोटिंग पावर कह लो या फिर शेयर्स कह लो, जो भी कहना है, वोटिंग पावर या पेड अप शेयर कैपिटल। तो बताओ बेटा ये क्या हुई, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो इसको भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। क्या आपको समझ आएगा? फिर मैं आपको लिखवाएगा, पहले बताओ आपको समझ आया? देखो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होंगी, जिस कंपनी की, आवाज में दम नहीं, जिस कंपनी की 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, सीजी, एसजी या फिर सीजी प्लस। ये एसजीस भी लिखा हुआ है, देखो ब्रैकेट में एस है, मतलब एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट है तो भी हम उसे गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। मान लेते हैं 2 स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक कंपनी के 51% या उससे ज्यादा ले रखे हैं तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है ना, पर आपको समझ आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। और बताओ जो गवर्नमेंट कंपनी अगर एक बार ही होगी तो उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उन्हें भी क्या मान लिया जाएगा? समझ आना स्टार्ट हुआ? पहले आप लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं। आप इतना लिख चुके हैं? पहले आप लिखो, यहां तक डन है, हटा सकते हैं। फिर इसके नीचे ये लिखो, फिर ये बनाओ आप अपने हाथ से, गवर्नमेंट कंपनी जिसकी एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सीजी, एसजी या एसजीस या फिर सीजी प्लस एसजी के पास है। और एक और बात लिखो, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल डीम्ड टू बी अ, कौन सी कंपनी? जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है उसे भी हम क्या मानकर चलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल डीम टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरीज को भी मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा। क्या? गवर्नमेंट कंपनी। डन 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 डन। आओ फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ डिस्कस। बहुत बढ़िया पॉइंट, मजेदार पॉइंट। ये क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले आप लिख ही लो क्योंकि फिर आप सॉल्व करके भी आते हो ना। ये क्वेश्चन एक बार लिखो पहले, फिर मैं इसका बताऊंगा। ये आपके जून 24 के एग्जाम में आया, पहले आप इसको एज एग्जाम्पल लिखो, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिखो, मजा आएगा आपको। लिखो, देखते हैं पहले कौन। आओ जरा थोड़ी सी बातें करते हैं। कह रहे एक कंपनी है XYZ, XYZ एक कंपनी है और इस कंपनी, और ये कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यानी XYZ एक कंपनी है, सीधी सी बात है। और इस XYZ कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, उसमें किसके पास कितनी कैपिटल है वो जरा देखो। कह रहे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप बोलो सीजी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी XYZ लिमिटेड की 20% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, LIC के पास भी 8% है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु यानी स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास कितने हैं? 10%। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास कितने हैं? 10%। तो बताओ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, उसके अलावा LIC क्या है? एक गवर्नमेंट संस्था है, उसके पास 8% है इस कंपनी के शेयर XYZ के। और ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो किसकी है? उसके पास भी 15% शेयर है, मतलब 15% पेड अप शेयर कैपिटल इसके पास है। यानी इन सबके पास 20 + 8 + 10 + 10, मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज के पास मिलाकर, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज के पास मिलाकर ये सब पेड अप शेयर कैपिटल है। अब आपसे पूछ रही हैं एज पर अबव शेयर होल्डिंग, ऊपर दी गई शेयर होल्डिंग के बेसिस पर आपको बताना है क्या XYZ लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। आप बताओ। हाँ जी,
कौन कौन कहता है यस? ठीक है, और कौन कौन कहता है नो? कोई नहीं, सब यस है। और आपको जानकर खुशी होगी आज आपने बड़ों को गलत जवाब दिया, ये अलग खुशी होती है। मैंने तो बड़ों को भी दे देती हूँ जवाब, मैं नहीं सुनता ये सुनती, मैं तो बड़ों को भी गलत। आज आपने बड़ों को गलत जवाब दिया है, आपका जवाब एकदम गलत है। मैंने क्या बताया था? गवर्नमेंट कंपनी के लिए हम क्या देखते हैं पहले बताओ? सबसे पहले सीजी वाले देखेंगे या नहीं देखेंगे? आप बताओ, मैंने क्या बोला? ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सीजी, एसजी और सीजी प्लस एसजी। तो बताओ गवर्नमेंट कंपनी के लिए हम सीजी प्लस एसजी वाले, क्या एलआईसी के पास है? हमें कोई मतलब है? अच्छा, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है तो इससे मतलब है, और राजस्थान के पास है वो भी है। लेकिन बताओ किसी, ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं है। हमने क्या बोला था? सीजी प्लस एसजी, तो इसको भी नहीं। तो ओवरऑल में कितने परसेंट है? आवाज में दम नहीं है। ओवरऑल में कितने परसेंट है? मिनिमम कितने चाहिए होती है? 51। तो देयरफॉर ये गवर्नमेंट कंपनी, तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 के हिसाब से इनके पास कितने हैं? 40%। तो देयरफॉर ये गवर्नमेंट XYZ लिमिटेड क्या नहीं है? गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्या आपको समझ आया क्वेश्चन? XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो XYZ लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? हमने क्या कंसीडर करना होता है? सीजी प्लस, ये देखो, इन द इंस्टेंट केस द टोटल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 40% है। 20 किसके पास? सीजी 10 और 10, और जो LIC है और जो ABC लिमिटेड है उसको हम क्या नहीं मानेंगे? 51 वाले में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमें सीजी प्लस एसजी का ही देखना होता है। तो देयरफॉर टोटल शेयर होल्डिंग 40% है, तो XYZ लिमिटेड को हम क्या नहीं कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहेंगे। चलो, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया भी था और एक होमवर्क भी दिया था, दूसरे कॉन्सेप्ट का है, फीचर का, वो भी आपसे सॉल्व करवा लूं। ये जून 24 के एग्जाम में आया था, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कह रहे दो भाई है M और N, एक के पास 70% और दूसरे के पास 30% शेयर है कंपनी के। समझ आ रहा है? एक प्राइवेट कंपनी होगी जिसके 2 मेंबर है और दोनों के पास इतने इतने शेयर है, दोनों मर जाते हैं। आप बताओ व्हाट विल बी द लीगल इफेक्ट ऑफ द कंपनी एज बोथ द मेंबर हैव डाइड? क्या कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कौन सा फीचर है ये? ठीक है, आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। परपेचुअल सक्सेशन, बिल्कुल सही जवाब। यानी मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? चलो, अगली हेडिंग बनाना फॉरेन कंपनी। अगली हेडिंग आपको बनानी है क्या? फॉरेन कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 42। अगली कंपनी आपको बनानी है फॉरेन कंपनी, जिसका नाम क्या है, जिसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 42। देखो, फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब रजिस्ट्रेशन कहां पर हुई है? आउटसाइड इंडिया में। ऐसी कंपनी जिसकी रजिस्ट्रेशन कहां पर हुई है? मजा नहीं आया, दोबारा। ऐसी कंपनी जिसकी रजिस्ट्रेशन कहां पर हुई है? पर वो काम कहां पर कर रही है? इंडिया में। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसी कंपनी को मैं क्या नाम दूं? ठीक है जी, जैसे आप कह दो। कह रहे फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बताओ बेटा, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पर? बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लेकिन बताओ उसका बिजनेस प्लेस कहां पर है? और वो बिजनेस प्लेस हो सकता है उसका खुद का हो या उसके एजेंट का हो। वो बिजनेस प्लेस हो सकता है फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो। समझ आ रहा आपको? ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है?
और वो प्लेस ऑफ बिजनेस उसका खुद का भी हो सकता है, उसके एजेंट का भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है और समझ आ रहा है आपको। एंड उस प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या हो रही है, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, उस प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या हो रही है, कोई बिजनेस, तो उसे मैं क्या कह दूंगा, फॉरेन कंपनी। तो देखो फॉरेन कंपनी के लिए क्या क्या 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेट कहां हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, और उस प्लेस पर क्या हो रही है, कोई, मैंने ये नहीं कहा सेल परचेज, हो सकते सिर्फ प्रोडक्शन हो रही हो, समझ आ रहा है आपको, तो उसको हम क्या मान लेंगे, फॉरेन कंपनी। तो लिखो जरा फॉरेन कंपनी के लिए सेक्शन 2 क्लॉज 42 में क्या लिखोगे फॉरेन कंपनी के लिए, लिखो एनी कंपनी, लिखो जरा एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, which is incorporated outside India, which is incorporated outside India, ऐसी कंपनी which is incorporated outside India। अच्छा, but पहला having a place of business in India, but having a place of business in India, ब्रैकेट में लिखना whether by itself or through an agent, whether by itself or through an agent, हो सकता है वो प्लेस इनका खुद का हो या इनके एजेंट का हो, कॉमा फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, हो सकता है वो फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, वो प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, ठीक है ना। एंड वो क्या कर रहा हो, उस प्लेस ऑफ बिजनेस कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, इंडिया, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हो, तो उसको हम नाम दे देंगे फॉरेन कंपनी। डन 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 डन। चले आगे बात करें फिर, फॉरेन कंपनी समझ आ गई आपको। चलो अब आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं, फिर आप जवाब दोगे ना बड़ों को। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और जवाब दो। हेलो 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 हेलो, क्या कह रहे हो, फॉरेन कंपनी है या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि ये कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, माइक लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन, तो भाई फॉरेन कंपनी की तो पहली कंडीशन क्या है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन ये इंडिया में कंपनी बनी है और इसका ऑफिस कहाँ है, सिंगापुर, समझा रहा आपको, तो ये तो इंडियन कहलाएगी ना, जो इंडिया में रजिस्टर्ड होगी तो इंडियन कंपनी होगी ना, ठीक है ना। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का मतलब आप बता देना, और बताओ वेदर माइक लिमिटेड कुड बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी जिसका लाइसेंस ऑफिस है, तो जवाब आएगा नहीं हो, नहीं हो, ठीक से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके साथ डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 58 आप पढ़ेंगे, सेम है या अलग है, ऑपोजिट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इसमें, माइक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई है, यानी आउटसाइड इंडिया, बट हैविंग अ प्लेस ऑफ ऑफिस इन पुणे, पुणे मतलब, तो बताओ बेटा, आपसे पूछ रहे हैं क्या ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है, यस इट इज अ, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए ठीक से, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं अगर चीज समझ आ जाए तो। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डोरमेंट कंपनी। नेक्स्ट हेडिंग अपनी कौन सी है, तो आप सब एक हेडिंग बनाओ, डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455, डोरमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 455। सर ये कौन सी कंपनी होती है डोरमेंट कंपनी,
डॉर्मेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्लीपिंग कंपनी, मतलब स्लीपिंग, सोई हुई। इन समझ रहे हो आप बात? तो जरा सुनना क्या कह रहे हैं, डॉर्मेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 450, समझ रहे हैं आप बात? तो क्या कह रहे हैं, डॉर्मेंट कंपनी आप किसको कहोगे? देखो, डॉर्मेंट कंपनी का आप स्टेटस लेते हो रजिस्ट्रार से कि यार हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। ऐसा कब आपको स्टेटस कब मिलेगा? जब आपको ये सब बातें देखने को मिले। तो दो केसेस में आपको, कितने केसेस में? दो केसेस में आपको डॉर्मेंट कंपनी का रजिस्टर स्टेटस मिल सकता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार। पहला केस जरा समझेंगे। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है बिजनेस करने का मन हो फ्यूचर में। किसी का है बिजनेस करने का? किसका है? चलो बताओ। आपका है, आपका है। क्या बिजनेस करने का सोच रहे हो आप? रेस्टोरेंट चेन इन्होंने खोलनी है। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार अभी तो मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मैं फ्यूचर में बिजनेस करूंगा। तो इन्होंने क्या करा, कंपनी खोल ली, कंपनी बना के रख लिया। किस लिए बना के रख ली? ताकि उस वक्त पर मैं लीगल फॉर्मेलिटीज में ना पढ़ूं, मेरी ऑलरेडी बना बनाया काम हो, बस मैं जाऊं और स्टार्ट करूं अपना काम, मतलब लीगल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह में अभी से हट। तो बताओ, इन्होंने अभी कंपनी खोली है 5 साल बाद बिजनेस खोलने के लिए। तो बताओ 5 साल तक इस कंपनी में कोई काम होगा या ये सोई हुई कंपनी है? तो यही है, ऐसी कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। आपने कंपनीज को रजिस्टर्ड तो करा लिया इस एक्ट में, लेकिन किसके लिए? फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। या फिर आपकी कंपनी में कुछ होता ही नहीं है, बस आपकी कंपनी एक एसेट को संभालती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को संभालती है, बाकी ना उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना कोई सेल होती है, ना कोई परचेज होती है, कुछ भी नहीं होता। तो यानी आपकी कंपनी में जब कुछ भी नहीं होता तो फिर वो कैसी है? सोई हुई कंपनी। ठीक है ना? यानी या फिर आपकी कंपनी किस लिए है? टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लस आपकी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं होती। तो उस कंपनी को, सच अ कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। समझ आ रहा है आपको? तो फर्स्ट केस पहले बनाते हैं। बताओ, डॉर्मेंट कंपनी किसको कहेंगे? विच इज फॉर्म्ड एंड registered under this act, which is formed and registered under this act for future projects, या फिर किस लिए? to hold एसेट्स, या फिर क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लस उस कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है या नहीं होती? नहीं होती। नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो ऐसी कंपनी रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकती है किस चीज के लिए? कि हमें क्या चाहिए? डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। हमें क्या दे दो? डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। या फिर और कौन अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप क्या हैं? इनएक्टिव कंपनी है, या फिर आप क्या हैं? इनएक्टिव कंपनी है, तो भी आप रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकते हो। तो भी आप रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकते हो फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ। सर अब सवाल उठा, इनएक्टिव कंपनी कौन सी होगी? वो भी लॉ ने बता दिया। इन कंपनीज को हम इनएक्टिव कंपनीज मानेंगे। किन कंपनीज को हम इनएक्टिव कंपनी मानेंगे वो भी जरा सुनो। ऐसी कंपनी जरा ध्यान देना,
which has not been carrying on any business or operation or has not made significant accounting transaction during financial year or has not filed financial statement or annual return during the last 2 financial year। यानी अगर कोई भी कंपनी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से ये सब नहीं कर रही है, अगर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी में ये सब नहीं हो रहा तो उस कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी कहेंगे। और इनएक्टिव कंपनी क्या कर सकती है बताओ? ठीक है ना। तो इनएक्टिव कंपनी क्या है? जो लास्ट 2 ईयर से बताओ उस कंपनी में क्या नहीं हो रहा? नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन या फिर उस कंपनी में लास्ट 2 ईयर से क्या नहीं हो रही। ठीक है ना। मतलब आप लास्ट 2 ईयर से इसको इससे रिलेट कर लो। आप ऐसे कर लो, इनएक्टिव कंपनी हम किसे कहेंगे? जिसमें कोई बिजनेस या ऑपरेशन नहीं होता, या लास्ट 2 ईयर से आप ऐसे लिख लो, इन्होंने कोई लास्ट 2 ईयर्स में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई, या फिर लास्ट 2 ईयर्स में आपने एनुअल रिटर्न प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी में फाइल नहीं करी। आरओसी में फाइल नहीं करी तो आप एक इनएक्टिव कंपनी है, तो देयरफॉर आप स्टेटस ले सकते हो। देखो इनएक्टिव कंपनी कौन होगी? जो कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं करती, या जिसने लास्ट 2 ईयर में उस कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई। इन तीनों में से कुछ भी अगर हो रहा है तो आप एक इनएक्टिव कंपनी है। आप कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं करते, या आपकी लास्ट 2 ईयर्स में सेट मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, वो नहीं हुई, या लास्ट 2 ईयर से आपने एनुअल रिटर्न प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जमा नहीं कराया, तो आप क्या कहलाएंगे? इनएक्टिव कंपनी। समझ आ रहा है आपको? एक बारी बात करते हैं, हम कब कब रजिस्ट्रार के पास स्टेटस लेने जा सकते हैं डोरमेंट कंपनी का। पहला केस, अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुके हैं, लेकिन फॉर किसके लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एसेट्स और आईपीआर, प्लस आपकी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती। क्या आपको फर्स्ट केस राइट हुआ? यस और नो? अच्छा, दूसरी तरफ, या फिर कब आप कौन है? एक इनएक्टिव कंपनी। और इनएक्टिव कंपनी हम किसे मानते हैं? जिस कंपनी में कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता, या जिसने लास्ट 2 ईयर में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी है, जिसने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में क्या नहीं करी? एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों को जमा नहीं करा है। बार बार एक सवाल आ रहा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो लिखो जरा, अबे सामने देख, मतलब आपको सामने से करना है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब आपको सामने से करना है। सुनो, देखो आपको थोड़ी बहुत अपनेपन वाली फीलिंग आएगी इसके अंदर। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को ना नेगेटिवली बताया गया है। जैसे क्या कहते हैं आपके पेरेंट्स कई बार आपको, औरों के बच्चे तो ये बन गए, औरों के बच्चों में ये है, तू तो बिल्कुल ही नालायक है। समझ आ रहा है? मतलब तू तो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। कई बार बोलते हैं ना, वो जान के बोलते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं, ताकि आपके अंदर पेन चुभे और आपको नहीं मम्मा मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उनको ही पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, पर वो जान के आपको ऐसे बोलते हैं। ठीक है? और मम्मा को यही लगता है कि इससे ये इम्प्रूव होंगे। ठीक है ना? तो जरा सुनना,
देखो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को ना ऐसे ही डिफाइन करा गया है, कोई भी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो सकती है, पर तुम चार नहीं, तुम नहीं, समझ रहे हो? मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मान लेंगे, बस इन चार को नहीं मानेंगे। कौन सी ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, समझ आ रहा है आपको? कोई भी ट्रांजेक्शन को हम सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मान लेंगे। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मींस एनी ट्रांजेक्शन, मतलब किसी को भी मान लेंगे, पर तुम चार को नहीं। मतलब अगर किसी कंपनी में ये चार चीजें ही हो रही हैं और कुछ हो ही नहीं रहा, या इन चार में से कुछ हो रहा है और बाकी कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे यार इस कंपनी में तो कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, समझ आ रहा है आपको? तो सर क्या हो रहा है इस कंपनी में? बस इस कंपनी में क्या होता है, रजिस्ट्रार को पैसे दिए जाते हैं, फीस दी जाती है, या लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ पेमेंट्स करी जाती हैं, या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को लेकर जो खर्चा आता है बस वही हुआ है, शेयर्स अलॉट करने में जो खर्चा आता है वो हुआ है, या फिर जो ऑफिस और रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए खर्चा हुआ है। मतलब ये चार चीजें हो रही है, कहने का मतलब ना कोई सेल हो रही है, ना कोई परचेज हो रही है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ना कोई सैलरी जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ही तो कहेंगे कि तुम सिग्निफिकेंट हो ही नहीं। यानी अगर किसी भी कंपनी में ये चार चीजें हो रही है तो हम कहेंगे इस कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा। अगर इन चार के अलावा कुछ और हो रहा है तो हम मानेंगे उस कंपनी में कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा है। समझ आ रहा है? बताओ इस कंपनी में सिर्फ क्या हो रहा होगा, जल्दी बताओ क्या हो रहा है, बताओ। सिर्फ रजिस्ट्रार को पैसे दिए जा रहे हैं, जो फीस देनी है वो दिए जा रहे हैं, या फिर क्या लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पेमेंट्स बनती है वो करी जा रही है, या फिर क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए खर्चा हो रहा है, या ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हो रहा है बस वही हो रहा है, उसके अलावा इस कंपनी में कुछ नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे इस कंपनी में बिल्कुल भी कुछ सिग्निफिकेंट हो ही नहीं रहा। ठीक है, समझ आया आपको? पक्का? ठीक से, चलो फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनी, निधि कंपनी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपनी कौन सी कंपनी? निधि कंपनी। आ जाओ, आपके हिसाब से निधि कंपनी कौन सी होगी? जिस कंपनी में निधि काम करती है? नहीं, ऐसा नहीं। निधि कंपनी बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप कंपनीज है। निधि कंपनी क्या है? बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पढ़े थे ना आपने? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंपनी इकोनॉमिक्स याद है? अब क्या होता है, ये कंपनी कौन लोग बनाते हैं? जैसे आप बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि यार वो अपने आप पे काम कर पाए ढंग से, क्योंकि पैसा बहुत कम है। तो आप सबने क्या करा, पूल बनाया और उसमें सबने क्या डाले, जिसके बाद जितने जितने पैसे दे उसने जमा करा दिए। अब ये पैसा इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा, जो इकट्ठा हुआ वो पैसा है वो अपने में से ही किसी मेंबर को क्या करेंगे, दे देंगे। तो इससे दोनों का फायदा। अब इन्हीं में से ये जो पैसा इकट्ठा हुआ ये इसी पर्सन को क्या कर देंगे, लैंड मेंबर को ही कर देंगे। तो बताओ इसको क्या फायदा हुआ, सस्ते रेटों पर क्या मिल गया, उधार मिल गया। चीपेस्ट रेट पर लोन मिल गया। तो बताओ ये खुश होगा या नहीं होगा? और बताओ बेटा ये क्यों खुश है आज? क्योंकि इसके पैसों पर कुछ भी इनकम आ नहीं रही थी, थोड़ी बहुत इनकम आनी स्टार्ट होती, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे करेगा और वो इंटरेस्ट इनमें बटेगा। ये खुश है किस लिए? फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट। तो बताओ बेटा इस कंपनी में किसका फायदा हो रहा है, एक का या दोनों का? तो यानी ये म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। तो जब इस उद्देश्य के लिए कंपनी बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं निधि कंपनी। और निधि कंपनी को सेक्शन 406 में जो बातें बताई गई हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बताए गए हैं वो सब फुलफिल करने पड़ते हैं। पहले आप इतना बना दो, फिर मैं रीडिंग लगवाता हूँ आपको। ऐसी कंपनी जिनका ये सब ऑब्जेक्टिव और वो अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवाती है तो उसे हम निधि कंपनी का नाम दे देते हैं।
पक्का समझ आया आपको? चलो आओ एक बारी पढ़कर देखते हैं, निधि कंपनी के बारे में पढ़कर देखते हैं। पढ़े करें स्टार्ट। ये देखो क्या लिखा हुआ है, निधि कंपनी। निधि कंपनी किस में डील करता है? सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या कह रहे हैं? कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, यानी कॉस्ट कटिंग इनका ऑब्जेक्टिव है, एंड सेविंग अमंग्स मेंबर, और मेंबर से डिपॉजिट लेना और मेंबर को ही डिपॉजिट का जो पैसा इकट्ठा हुआ वो लोन के रूप में देना फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। प्लस निधि कंपनी को वो सब चीजों का पालन करना होता है, वो सारे रूल्स जो प्रिस्क्राइब करे हैं किसने? सीजी। समझ आ रहा है आपको? तो उस कंपनी को हम निधि कंपनी का नाम दे देते हैं। क्या कुछ समझ आया आपको या नहीं आया? हाँ जी, पक्का वाला? ठीक है जी। अब एक है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आप सब सामने वाली गली में एक हेडिंग बनाएंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी पीएफआई। बहुत हुई बेवफाई, अब की बारी पीएफआई। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 2 क्लॉज 72। सेक्शन 2 क्लॉज 72। देखो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं ये नहीं बताया गया लॉ में। सीधा बताओ क्या बताया गया कि इनको हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान लेंगे। तो आपको भी मानना है, इनको हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान लेंगे, तो आपको भी इनको मानना है। सर किस किस को मानना है? देखो क्या बोला गया, द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर टू बी रिगार्डेड एज पीएफआई। बहुत हुई बेवफाई। समझ आ रहा है आपको? पहला आपको किसको मानना है? देखो एलआईसी, तो लिखो जरा। कह रहे जो एलआईसी है उसे आपको क्या मानना है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ आ रहा है आपको? देखो मैं आपको बताऊं, अभी आपने थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट कंपनी का एक क्वेश्चन करा था मेरे साथ, अगर आप उसमें देखो तो ये लिखा भी हुआ है एलआईसी के ब्रैकेट में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या है? समझ आ रहा है आपको? तो बताओ इन्होंने पहला क्या कहा, किसको मानेंगे? एलआईसी को। दूसरा हम और किसको मानेंगे? आईडीएफसी को। उन्होंने सीधी सी बात कही कि इन सबको हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानेंगे। पहला एलआईसी को, दूसरा, तीसरा सुनना, वो कंपनीज जिन्हें इस एक्ट में बोला गया है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट में बोला गया है कि तुम क्या हो? पीएफआई हो, तो हम मान लेंगे उन्हें भी क्या मानेंगे? पीएफआई। यानी कंपनीज जो स्पेसिफाइड करी गई हैं कहां पर? अंडर यूटीआई एक्ट। कौन सा? 2002। तीन ऑर्गेनाइजेशन समझा कि इनको हम क्या मानेंगे? पीएफआई। सर और किसको मानेंगे? इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी अंडर सेक्शन 4A(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 सो रिपील्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ दिस एक्ट। मतलब जिन इंस्टीट्यूशन को पुराने कानून में कंपनीज एक्ट 1956 में बोला गया था पीएफआई, उन्हें भी हम अभी भी क्या मानेंगे? पीएफआई। इवन तो वो सेक्शन रिपील हो गया है कहां पर? अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। जब 2013 आया तो पुरानी बातें खत्म कर दी जाएंगी ना, वही वाली बातें बोली हुई हैं। तो बताओ और किसको मानोगे? इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी अंडर सेक्शन 4A(2) ऑफ कौन सा? कंपनीज एक्ट 1956। यानी जिन इंस्टीट्यूशन को उस कानून में क्या माना गया था?
पीएफआई माना गया था, अभी भी मानेंगे। 4 ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गई जिसे इसको मानेंगे। और लास्ट नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस। नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, और जिन इंस्टीट्यूशन को इस एक्ट में नोटिफाई करा गया, जिन इंस्टीट्यूशन को इस एक्ट में नोटिफाई करा गया एज क्या, पीएफआई, उन्हें भी मानोगे। तो ये लिखना आप, इसके नीचे 5th वाले के नीचे यहां पर कंडीशन, और ये पूरा चार्ट आपको बनाना है 5th वाले के नीचे, जस्ट 5th वाले के नीचे। और यहां ना बीच में और लिख लेना। और देखो हमने क्या बोला कि एलआईसी को पीएफआई मानना, आईडीएफसी को मानना, या वो कंपनी जिनको यूटीआई एक्ट में बोला गया उन्हें मानना है, या वो इंस्टीट्यूशन जो इससे पहले वाले कंपनीज एक्ट में माने रहते थे उनको भी मानना है, प्लस वो इंस्टीट्यूशन जो इस एक्ट में सीजी ने नोटिफाई करे है। मतलब सीजी ने जिन जिन को कह दिया कि इनको भी पीएफआई मानो, तो हम कहेंगे ठीक है, हम इनको भी क्या मान रहे हैं, पीएफआई। पहला पॉइंट समझ आ गया। लेकिन सीजी तुम ऐसे नहीं किसी को भी क्या कह सकते हो, पीएफआई। उसके लिए दोनों में से एक कंडीशन का क्या होना जरूरी है, फुलफिल होना जरूरी है। तो यानी कंडीशंस फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे देगी कि तुम किसी को भी कह सकते हो पीएफआई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि तुम किसी को भी कह दो। इन दोनों में से एक शर्त क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। जैसे वो इंस्टीट्यूशन कहां पर बना हो, कहां पर रजिस्टर्ड हो, या किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट में, ठीक है ना। आप इसके साथ और भी लिख सकते हो, या सीधा इतना ही बहुत है। चलो, वो इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हुआ है या तो किसी सेंट्रल एक्ट में या स्टेट एक्ट में, या फिर उस इंस्टीट्यूशन की 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, सीजी, एसजी, सीजी प्लस एसजी। मतलब इन दोनों में से एक शर्त क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तो जाकर आप नोटिफाइड कर पाओगे। क्या आपको समझ आया या नहीं आया? चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।